Tell me anything you want me to discuss that you have left. No, ma'am. No. Ma'am, please explain yesterday topic again. Day before yesterday. Day before yesterday. And pre-payroll, payroll and post-payroll process and advantages and disadvantages, Yes, ma'am. right? Okay. Yes. ये आप डिस्कस कीजिए साथ, ठीक है? आप साथ में आइए, साथ में डिस्कस कीजिए एंड सिंस यू आर द रेगुलर स्टूडेंट, शुरू से तुम रही हो, इसलिए तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये फाइंड आउट करने में। देखो, प्री पेरोल प्रोसेस क्या होता है? प्री मतलब क्या होता है? पहले, राइट? प्री स्कूल. What is preschool? That something that will prepare you before your proper school, preparatory school, right? Similarly, pre-payroll process. देखो, एक जो पेरोल प्रोसेस की हम बात करते हैं, सारा कुछ हमने कवर किया, ओके? 1 minute. सोनी मैम, सी पेरोल प्रोसेस में, पूरे पेरोल प्रोसेस को हम मेनली एक 5 प्रोसेस चीज बता सकते हैं। 5 प्रोसेस में हम डिस्कस कर सकते हैं कि पेरोल क्या हो सकता है। 1 इज प्री पेरोल प्रोसेस, यानी एक्चुअल पेरोल कैलकुलेशन करने के पहले का जो प्रिपरेशन है वो। फिर मेन पेरोल प्रोसेस, जिसमें कि हम एक्चुअली में पेरोल का कैलकुलेशन करते हैं वो। पोस्ट पेरोल प्रोसेस, जिसमें कि हम पेरोल के बाद जो एक्टिविटीज होती हैं वो। पे आउट, जिसमें कि पेमेंट होता है, एंड देन द लास्ट वन इज रिपोर्ट प्रिपरेशन या रिपोर्टिंग, ठीक है? एक और पॉइंट डिस्कस किए थे, वो आप बाद में डिस्कस कीजिएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके? सो प्री पेरोल प्रोसेस क्या हुआ? पेरोल प्रोसेस के पहले जो प्रोसेस किया जा रहा है उसको बोला जाएगा प्री पेरोल प्रोसेस। तो आप ये बात बताइए कि प्री पेरोल में क्या क्या आ सकता है? आप खुद, चलो एवरीबडी पार्टिसिपेट इन द क्लास, ओके? आप बताइए कि प्री पेरोल में क्या क्या आ सकता है? जैसे मैम किसी भी बंदे का हम सैलरी स्लिप बनाते हैं तो उससे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं कि बंदे का टाइमिंग क्या है, बंदे सही से कंपनी में आ रही है, रेगुलर वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका वर्किंग स्टेटस क्या है मैम, उसका जैसे टाइम ऑफ एंट्री, टाइम ऑफ गोइंग, ये सब सारी चीज को नोटिस करेंगे। उसके बाद उसका सैलरी स्लिप मेंटेन करें, कहीं वो लीव तो नहीं ले रहा है किसी दिन, वो सारी बातें। उसका एब्सेंटिज्म मार्क करेंगे, जो तुमने यस लीव मैम। बोला वो है। अगर उसका हाफ डे होगा तो हाफ डे मार्क करेंगे उसका, राइट? और भी उससे रिलेटेड जितनी चीजों को तुमको फीड करना है, ये सब कुछ प्री पेरोल प्रोसेस में आएगा, राइट? ये सब कुछ प्री पेरोल प्रोसेस में आएगा। प्री पेरोल का क्या मतलब होता है? तुम पेरोल प्रोसेस में डेटा फीड करोगी तभी ना सैलरी कैलकुलेशन निकलेगा। यस तो मैम। तो उसके पहले तुम किस डेटा को फीड करोगे? वो डेटा का कलेक्शन करोगी? सिर्फ कलेक्शन ही नहीं करोगे, उस डेटा का को वेरीफाई करोगे कि नहीं करोगे? यस मैम, क्यों डेटा कलेक्शन के बाद करोगे? उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करोगे। देखो, कई बार क्या होता है, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज लार्ज, व्हाट हैपेंस दैट people coming and people leaving the organization is an ongoing process, okay? हमेशा होता रहता है। तो this should not happen कि किसी भी तरीके से जो लोग चले गए हैं उनका सैलरी बन के क्रेडिट हो जाए, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनका किसी तरीके से कोई कमीशन हो जाए, कुछ रह जाए, राइट? तब हम इसको कहते हैं प्री पेरोल प्रोसेस। प्री पेरोल प्रोसेस में अ मेजर पार्ट ऑफ प्री पेरोल प्रोसेस इज प्लानिंग, ठीक है? मेजर पार्ट ऑफ प्री पेरोल प्रोसेस इज प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है कहीं के प्री पेरोल प्रोसेस में, कि आप कैसे कैसे क्या करेंगे। प्लस आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, कैसे है। मान लो कि वहां पे अनपेड लीव का सिस्टम है, ठीक है? दे डू नॉट गिव यू लीव्स, मतलब कि जब भी आप जाएंगे, जब भी आप एब्सेंट होंगे, तब आपका सैलरी डिडक्शन होगा। अनपेड लीव्स का भी सिस्टम होता है बहुत जगह, ओके? इन दैट केस यू नीड टू कलेक्ट द एंटायर डेटा रिगार्डिंग द सेम, प्लस उसको वेरिफिकेशन करना, ठीक है? उस डेटा को वेरीफाई करना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस क्या क्या फीड किया जाएगा, जैसे बताओ स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस में? जैसे मैम ईएसआई हो गया, पीएफ हो गया, हमारा ग्रेच्युटी हो गया, ये सारे। ग्रेच्युटी। हाँ,
हाँ, ये सारा चीज का कैलकुलेशन देखो, जब ESI पढ़े थे तब बताए थे ना कि अप टू 21,000 वाले जो होते हैं वो ESI में इंक्लूडेड होते हैं, Yes, मैम। इंक्लूडेड होंगे। तो ठीक है, तो जब प्री पेरोल ESI में कैलकुलेशन, मान लो किसी का 10,000 सैलरी, किसी का 12,000 सैलरी है, ठीक है, उस टाइम पे हर किसी का कैलकुलेशन अलग अलग होगा कि नहीं? किसी का 3.25% yes, ma'am. 3.25% कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। Employer. ESI सिम बोर्ड मैम ना? हाँ, ESI में किसी का 12,500 वो देगा, एम्प्लॉयर देगा। सबका कैलकुलेशन अलग अलग है ना। हर पर्टिकुलर आदमी का डेटा कलेक्ट करना और वेरीफाई करना कि हाँ सही क्या है, कितना है, ये प्री पेरोल प्रोसेस में आ जाए। समझ में आई बात? अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? पेरोल। Payroll. पेरोल। अब बताओ पेरोल प्रोसेस क्या होगा? मैम सैलरी में कितना हम लोग डिडक्ट करेंगे ESI, प्रोविडेंट फंड वगैरह। देखो उसके नंबर, बाद मैम जो भी हमारा प्री पेरोल प्रोसेस में जो भी हम स्टेप करेंगे वेरीफाइड करके, जो भी हमारा जो लास्ट कैलकुलेशन लास्ट स्टेप जो आएगा वो जैसे हम सैलरी स्लिप बनाने के लिए किसी भी चीज का डेटा लिए तो वो तो हमारे प्री पेरोल पे, लेकिन वो डेटा जो हमको सैलरी स्लिप बनाने में हेल्प कर रहा है वो सारी चीज हमारा पेरोल में आ जाएगा। हाँ वो पेरोल में आएगा। पेरोल इज अ सॉफ्टवेयर, मालूम है ना तुम लोग को? यस मैम। yes, ma'am. सॉफ्टवेयर तो उसमें इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है। फीड करने के बाद क्या होगा? दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, पेरोल इज द एक्चुअल प्रोसेस जहां पर कि आपकी नेट सैलरी निकल के आती है। नेट इन हैंड सैलरी, जो टेक होम सैलरी जिसको कहते हैं, वो निकल के आता है। पेरोल प्रोसेस में ही सारा डिडक्शंस होगा ना। सारा डिडक्शन, तुम्हारे टैक्स का Yes, डिडक्शन हो ma'am. जाएगा जब तुम सॉफ्टवेयर में डालोगे, तुम्हारे टैक्स का डिडक्शन हो जाएगा, तुम्हारे ESIC का डिडक्शन हो जाएगा, तुम्हारे प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन हो जाएगा, कोई लोन लिया होगा तुमने अगर तो उस लोन का डिडक्शन हो जाएगा व्हीकल से, या कोई और चीज होगी, जो भी जिस तरीके का होता है। मान लो बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है तो वो सारा डिडक्शन उसमें होके तुम्हारे नेट सैलरी पे तुम अराइव करते हो, राइट? नेट सैलरी अराइव करते हो। दिस इज नोन एज द पेरोल प्रोसेस। पेरोल प्रोसेस समझना सबसे आसान है कि इस प्रोसेस में आप हर कुछ वो करते हैं, फीड करते हैं डेटा, जिसमें कि आप अपने नेट सैलरी पे अराइव करते हैं। ओके, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप, Post payroll process. पोस्ट पेरोल प्रोसेस। सी, why is post payroll process such an important process in payroll management? Because आपको तो वहीं तक मतलब है कि आपकी सैलरी आपको हाथ में मिल जानी चाहिए, राइट? आपको इतना ही मतलब है और आप इतना ही मतलब रखते हैं। आपको जब इनहैंस सैलरी महीने की क्रेडिट हो जाती है तो उसके बाद आप दिमाग लगाने जाते हैं कि मेरा जो पैसा PF का कटा वो कहाँ गया? आप तो नहीं लगाते हैं। ESIC का कटा तो वो कहाँ गया? आप नहीं लगाते हैं। पर पेरोल मैनेजमेंट तो लगाती है ना। तो ये आता है पोस्ट पेरोल प्रोसेस। आपने अपने PF का 12% दे दिया तो वो पैसा, आपका काम खत्म, आपने दे दिया, वो पैसा कहाँ गया? कहाँ जाता है PF का पैसा स्टोर होने? Government. गवर्नमेंट की किस बॉडी के पास? ESI नहीं वो तो ESI का जाता है ना, EPF के पास जाता है। EPFC है शायद। बोलो। EPF से। EPFO। अच्छा हाँ, और वो EPF तो EPF हो जाएगा, EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और O माने ऑर्गेनाइजेशन, EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके पास जाती है तो इसके पास खुद ही थोड़ी चली जाती है, एम्प्लॉयर रिमिट करता है ना पैसा। आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो उतना सैलरी डिडक्ट करके और फिर वो पैसा रिमिट करता है। मतलब ये पोस्ट पेरोल प्रोसेस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका पैसा जो कटा उसको उसके प्रॉपर जगह पे पहुंचाया जाए, तभी तो आपका PF का अकाउंट अपडेटेड रहेगा। आपका जो PF का नंबर है आप उसे लॉग इन करके देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना है, क्या है, इस महीने का जमा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलर थिंग्स इज फॉर ESIC, ठीक है। ESI यानी ESI भी कटा तो एक ESI नंबर होता है, तो आपका तो अकाउंट तभी अपडेटेड होगा जब आपके नाम
आपके अकाउंट में आपके नाम का पेमेंट कर दिया जाएगा, राइट? यस तो मैम। ये आ जाएगा पोस्ट पेरोल प्रोसेस में। आपको वहां तक मतलब है, लेकिन आपकी सैलरी दी जाने के बाद जो पेरोल का काम बचता है उसको कहते हैं पोस्ट पेरोल प्रोसेस। अब एक और बात समझिए, यू आर ऑल अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, राइट? You understand the importance of accounts. यस मैम। Yes. And the next thing is that you understand this fact very well, that salary is a huge and significant operating cost for an organization. ऑर्गेनाइजेशन। यस मैम। है ना? बहुत important operating cost होता है ये। किसी भी organization का एक major पैसा जाता है कहाँ? अपने Salary employees cut. को salary देने में। सैलरी देंगे। हाँ, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मनी जाता है सैलरी में। तो ये आपने देखा होगा ना, कोविड वगैरह के टाइम पे जॉब कट कैसे हो रहा था, सैलरी को कैसे कम किया जा रहा था? यस मैम। किया जा रहा था ना? यस क्यों मैम। कट किया जाता है सैलरी? इसलिए कट किया जाता है क्योंकि सैलरी एक बहुत मेजर कॉस्ट है। समझ में आया? सैलरी एक बहुत मेजर कॉस्ट होती है और इसका इम्प्लीकेशंस बुक्स ऑफ अकाउंट पे प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया जाना जरूरी है। अब और देखिए, इसको 2-3 एंगल से समझिए। ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं, बस ये दिमाग में रखिए। जरूरी है क्या कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही ब्रांच हो? नहीं। आपने ये सुना है कि यहाँ वाला गुड़गांव वाला ब्रांच कंपनी ने बंद कर दिया? ऐसा Yes, सुने ma'am. हैं कभी? क्यों बंद कर दिया जाता है? इसलिए क्योंकि वहां जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट इज लेस देन वहां जो कॉस्ट लग रहा है कंपनी का। Yes, ma'am. और उस कॉस्ट में सैलरी भी आता है। यस मैम। ठीक है, उस कॉस्ट में सैलरी भी आता है। तो इसीलिए कंपनी का अप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप उसका रिटन रिकॉर्ड रखें पेरोल में। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ इन whoever is this. And Akash, Piyush, Arpit and Rajat, switch on your cameras. Okay, so salary में ये salary is very important operating cost for any organization. दूसरी बात देखिए, कई बार क्या होता है, कंपनी को ये फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, कंपनी को ये फाइंड आउट करना होता है कि उसके किस डिपार्टमेंट के लोगों को या उसके किस लोकेशन के लोगों की सैलरी जितना उसने एस्टिमेट किया है उससे ज्यादा है या उससे कम है या सही से चल रही है। ठीक है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक एमएनसी है, वो तो ऑन साइट पे भी अपने एम्प्लॉयज को भेज रही है ना। मान लो इन्फोसिस ही भेजती है, अपने इंजीनियर्स को भेजती है ना अब्रॉड, तो Yes, उसको ma'am, हिसाब तो रखना होगा ना वहाँ की, वहाँ पे वो कितना कॉस्ट दे रही है। क्योंकि आपको पता है कि जब ऑन साइट पे भेजा जाता है तो सैलरी का कम लगभग 5 टाइम्स इंक्रीज करके भेजा जाता है। Yes, यहाँ ma'am. जिसको यहाँ जिसको 1-1.5 लाख रुपए मिल रहा है वो वहाँ 5-5.5 आराम से कमा लेता है। लेकिन दिस थिंग्स आर नॉट सिमिलर as they are in India and as they are abroad. वहां पे टैक्स ज्यादा लगता है, वहां ट्रांसपोर्ट का खर्च ज्यादा है, तो ये सारी चीजें। और दूसरी बात, तुमको पता है कि देयर आर सर्टेन एम्प्लॉयज जो सिर्फ ऑन साइट के मतलब ऑन साइट का एक्सपीरियंस लेने के लिए अपने सीवी में इंडियन पेरोल पे भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडियन पेरोल पे भी जाने के लिए तैयार है कि मतलब ठीक है, आप इंडियन पेरोल पे जो सैलरी दे रहे हैं वही देते रहिए, बट जस्ट सेंड मी ऑन साइट इफ यू कैन नॉट इंक्रीज माय सैलरी। और आप सरप्राइज होंगे जान के कि कंपनी अपना कॉस्ट बचाने के लिए जिन लोगों को, अब तो खैर कोविड हो गया ना, तो कोविड में वर्क फ्रॉम होम तो एकदम नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन पहले क्या होता था कि वर्क फ्रॉम होम वाज अ लग्जरी। इंडिया में मांगते रहोगे वर्क फ्रॉम होम नहीं देगा, यूएस में जाओगे तो वर्क फ्रॉम होम दे देगा। क्यों दे देगा? अपना कॉस्ट बचाने के लिए। वहां ट्रांसपोर्ट का बहुत कॉस्ट है, ठीक है, इसीलिए। तो ये सारा चीज पेरोल मैनेज करेगा ना, कि उसके ऑन साइट के एम्प्लॉयज पे कितना खर्च जा रहा है, उसके इंडिया के एम्प्लॉयज पे कितना खर्च जा रहा है। दूसरी बात,
कि उसके ऑन साइट के मतलब जो सैलरी है उसको इम्प्रूव, उसको लास्ट ईयर कितना इंक्रीज पे भेजा गया, इस बार कितना इंक्रीज पे भेजा जाएगा। ये चीजें आप एनालाइज तो तभी कर सकते हैं या कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन तभी दे सकते हैं जब आपका रिटन रिकॉर्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको ऐसे समझो, क्या ये पॉसिबल है कि हर बार जब तुमको 2 लाख 2.5 लाख एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आपको हर बार जब किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है तो आप किसी की फाइल निकाल करके देखें? It is नहीं, not this is possible. not possible. This is practically not possible. Yes, So ma'am. payroll is a very good process, a very good method in which you keep information regarding the entire database. आप organization में employees के total database का record रख रहे हैं। जिस वक्त जो भी चीजों का अपडेट चाहिए आपको, वो आपको फटाक से पेरोल से मिल जाएगा, राइट? देखो, पेरोल का सॉफ्टवेयर बहुत टाइप का आता है और बहुत एक्सटेंडेड टाइप का आता है, ठीक है? मतलब कि जो थोड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है उसमें और फैसिलिटीज है। जैसे कि पेरोल का देखो, जैसे स्प्रेडशीट सिस्टम जिस पेरोल में लगा हुआ है उसके साथ क्या होगा कि तुम उधर बायोमेट्रिक लगाई तो तुम्हारा एक रिकॉर्ड बायोमेट्रिक में गया और दूसरा रिकॉर्ड पेरोल में चला गया कि तुम बायोमेट्रिक किस वक्त लगाई। तो ऐसे क्या होगा, लीव कैलकुलेशन करने समय में आ जाएगा ना फटाक से कि तुम्हारा लीव कितना है, कितना लेट है तुम्हारा, या जो भी Yes, तुम्हारा ma'am. यस है ना। मैम। अब तो परफॉर्मेंस भी मैनेज करके मतलब पेरोल में आने लगा है कि आप रात में जब काम करके रात में खत्म करेंगे या शाम को जब भी जो आपका टाइम है 7 बजे 8 बजे, आप उस समय जो रिकॉर्ड अपने सुपरवाइजर को फीड करेंगे, माने अपडेट करेंगे ना कंप्यूटर से, वो एक रिकॉर्ड कहाँ चला जाएगा, सुपरवाइजर के पास, और दूसरा रिकॉर्ड कहाँ चला जाएगा, Payroll पेरोल। system. इस तरीके से तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में भी हेल्प होता है। समझ में आई बात? तो ये सारा पोस्ट पेरोल प्रोसेस है जिससे कि किसी एम्प्लॉय को मतलब नहीं होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन में जो पेरोल में लोग इन्वॉल्व हैं उनको होता है, राइट? नाउ यू आर गेटिंग इट ग्रेजुअली। कोर्स खत्म होने तक आपको समझ में आया कि पेरोल के बारे में इतना हंगामा क्यों है, पेरोल इज सच नीड ऑफ द आवर, इतना डिमांड क्यों है। जो पेरोल सॉफ्टवेयर चलाने वाले होते हैं वो बहुत स्किल्ड लोग होते हैं, ठीक है? तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है मार्केट में। समझ में आई बात? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस? नेक्स्ट बताओ। Payout. मैम पे आउट। हाँ, पे आउट। देखो, द अदर डे आल्सो आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। अब मानो कि सिमेज हम लोगों को पैसा देती है, राइट? सिमेज इज हायर्ड अस, सिमेज हम लोगों को पैसा देती है। सो क्या होता है इसमें कि सिमेज का पैसा देती है या इंफोसिस अपने स्टाफ को पैसा देती है, तो क्या होता है ये प्रोसेस? इसमें इसका मतलब है सिमेज का एक अकाउंट किसी बैंक में होगा जिससे हम लोग को पैसा मिलता है, ठीक है? बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मान लो, बैंक ऑफ बड़ौदा में सिमेज का अकाउंट होगा। प्लस सैलरी मोस्टली किस प्रोसेस से दी जाती है? देखो, कैश से तो अब बहुत कम दिया जाता है, इधर चेक और बैंक अकाउंट, हाँ, इधर बैंक अकाउंट और चेक। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि अगर सिमेज अपने बैंक अकाउंट में ये चीज मैसेज कर मतलब डायरेक्शन देती होगी ना कि इस एम्प्लॉय को इतना इतना पैसा इस डेट को मिल जाना चाहिए, अपॉन डायरेक्शन ही तो वो लोग सैलरी प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, राइट? तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये है कि पहले तो इसका अकाउंट होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, दूसरा इसके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए, जिससे कि ये अपना सैलरी का प्रोसेस इनिशिएट कर सके। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो ये होता है पे आउट का प्रोसेस कि उसको प्रॉपर जो आपने सैलरी बना दी, सब कुछ हो गया, अब पे आउट कैसे करेंगे। अंडरस्टूड? एंड द नेक्स्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। सब कुछ हो जाने के बाद, सारा कुछ हो गया, अब उसका एक रिकॉर्ड तैयार होगा। जब किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनता है ना, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको इतना डिटेल्स तो बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनता है कंपनी का। कई जगह पे बहुत सारी कंपनीज अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पब्लिश करती है ना। Yes, वो ma'am. तो उस फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या सैलरी का मेंशन नहीं होता है?
सैलरी Each का and मेंशन everything. होता है एवरीथिंग इज Ticket मेंशन। point. Yes, ma'am. जैसे कि कोल इंडिया बहुत जेनरस है ये इस मैटर में कि वो अपने एम्प्लॉयज को, जनरली आप देखेंगे कि कोल इंडिया इट्स अ महारत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत खुश होते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज वहाँ काम करने, बहुत पैसा देती है कंपनी। एक तो महारत्न कंपनी है, पे लेवल बहुत अच्छा है, ईज ऑफ वर्क बहुत है, फैसिलिटीज बहुत है, प्लस जो पीआरपी वगैरह आता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो हर साल दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव को थोड़ा ज्यादा और नॉन एग्जीक्यूटिव को थोड़ा कम। तो आप सोचिए कि एक तो सैलरी हैंडसम है, उसके बाद आपको पीआरपी भी बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल रहा है। तो यू नो इवन द नॉन एग्जीक्यूटिव पीपल दे आर वेरी हैप्पी। और कोल वगैरह का क्या सिस्टम था कि जैसे अगर आपकी खनन करने के लिए वहां पे गांव है, वहां पे आपका जमीन है, तो वहां से क्या होता था कि ये सब कंपनीज ने लिया कि भाई आपके जो लोग हैं उनको हम उठा के अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे रखेंगे, आपकी जो जमीन है उसका 4 गुना पैसा हम आपको देंगे। तो इस तरीके से कोल इंडिया इज सपोज टू बी अ जनरस कंपनी। सो लाइक दिस, तो ये हमें कैसे पता चलता है? ऑफ कोर्स उसकी रिपोर्ट से, right? They make a financial report and that is how we come to know about the company. Fine. ये हुआ आपका रिपोर्टिंग। रिपोर्ट का कितना बेनिफिट्स है वो हम पोस्ट पेरोल में भी अभी समझाए ना तुमको कि कैसे कैसे रिपोर्ट बनता है और कैसे कैसे वो हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? Yes, ma'am. Reporting you understood? Yes, Abhishek, you want to ask something? No. Now एक और टॉपिक था उसमें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आप पॉइंट्स बताइए हमको। चलिए वन बाय वन यू स्टार्ट टेलिंग मी पेरोल इज अ सॉफ्टवेयर, उसका क्या एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। Ma'am, fast Ma'am, and it's accurate. less time consumed to calculate the salary. लेस टाइम और कंज्यूम, accurate हो सकता है. Accuracy. एक्यूरेसी, टाइम एफिशिएंट और मैन पावर कम लग सकता है. कॉस्ट Ma'am, एफिशिएंट। और कॉस्ट भी कम इनकर होगा मैम, क्योंकि अगर मैन पावर कम लग रहा है तो जैसे कि कॉस्ट भी कम होगा, मैम सैलरी बोल पे चुके भी हैं. कम देना मैम बोल पड़ेगा। चुके हैं. छोड़ो. कॉस्ट एफिशिएंट आई सेड। अदर देन दैट आप लोग थोड़ा टेक्निकली सोचिए इस चीज को। मैम ज्यादातर वर्क हमारा मैकेनाइजेशन हो जाए, जो भी कहते हैं टेक्निकल वर्क होता है। तो अच्छा ये बताओ, टैक्स कैलकुलेट करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि नहीं? Yes, ma'am. yes, ma'am. इंडिया में ऐसे भी टैक्सेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका यहाँ से एग्जेम्पशन है, इसका वहां से सेविंग है, इसका वहां से डिडक्शन है, यू नो। पेरोल सॉफ्टवेयर से इससे छुटकारा मिलता है कि नहीं? क्योंकि वो Yes, तो ma'am. सॉफ्टवेयर है, वो तो सिस्टम में फीड किया हुआ है, तुम एम्प्लॉयज का डिटेल डाल रहे हो और वो तुमको टैक्स कैलकुलेट करके बता रहा है। सो यू आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और नॉट? Yes, ma'am. Ma'am, it also reduces the paperwork. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पेपर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होगा? कॉस्ट एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट, ये अवॉइडिंग द Complex नीड हटाता है. एम्प्लॉय Avoid सेटिस्फैक्शन complex. होगा। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं? अगर एम्प्लॉयज को पता है कि मैनुअल वर्क नहीं है, मशीन से काम हो रहा है, दे विल बी सेटिस्फाइड एंड विल बी डिलीवरिंग मोर टुवर्ड्स देयर वर्क, राइट? Fast decision making. फास्ट डिसीजन मेकिंग, ओके, दैट इज कंपनी के अंडरस्टूड। लिए. हाँ, देखिए एक और चीज है, these days payroll are coming with various other activities, HR activities which are linked with them, जैसे कि रिक्रूटमेंट, जैसे कि हम तुमको बताए थे ट्रेनिंग, जैसे कि बताए थे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल, राइट? ये सारी चीजें भी उसके साथ आती हैं। मैम आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं बताए थे, ये छूट गया था हम लोग। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आओ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बताएंगे। एक क्लास तुम लोग का पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ले लेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है? जानना थोड़ा जरूरी होता है, वो थोड़ा सा जानना Selection of चाहिए। employee, ma'am. सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, नॉट रियली। पेरोल डज नॉट डू सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। आप उसको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज जरूर कर सकते हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग में वो कैसे हेल्प करता है, बट सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट अ प्राइमरी जॉब ऑफ पेरोल, ठीक है? अब डिसएडवांटेज बताओ। डेटा लॉस होने का हो सकता है इशू में.
बिल्कुल डेटा लॉस का डर है। और बताइए। मैम इसमें बस स्किल्ड पीपल ही चाहिए इसको ऑपरेट Yes. करने के लिए, Yes. नॉर्मली कोई नहीं कर सकता। हाँ, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं। यू नीड स्किल्ड मैन पावर, और स्किल्ड मैन पावर को पेमेंट भी अच्छा करना पड़ता है। फिर Data authentication. डेटा ऑथेंटिकेशन, ट्रू। अच्छा, Ethical. क्वालिटी एंड कंट्रोल होगा कि नहीं? Quality. Yes, ma'am. देखो, क्वालिटी तो तुम्हारी हाथ में, तुम जैसा डेटा फीड करोगे वैसा ही क्वालिटी तुमको मिलेगा। अपने से तो सॉफ्टवेयर कुछ करना नहीं है, राइट? व्हाट यू विल फीड इज व्हाट यू विल गेट। तो क्वालिटी का हम इशू मान सकते हैं इसमें। साइबर सिक्योरिटी का डर हो सकता है। देखिए, जब आप पेरोल की बात करते हैं तो कैन यू इमेजिन सच कॉन्फिडेंशियल डेटा जो आपका पेरोल सॉफ्टवेयर में डाला रहता है, जैसे कि आपका टैक्सेशन, आपकी सैलरी कितनी आ रही, आप कितना पैसा कमा रहे हैं। पैसा इज सच अ कॉन्फिडेंशियल मैटर इन इटसेल्फ, राइट? आप कितना पैसा कमा रहे हैं, पीएफ कितना करता है आपका, सब कुछ पैसे से रिलेटेड पेरोल में है। अगर इसको कोई भी अनऑथेंटिकेटेड यूजर ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी के हाथ लग जाता है, दिस कैन बी डिजास्ट्रस। होगा कि नहीं? ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है कि नहीं? सो वो चीज का भी एक डर रहता है इसके साथ। ओके, कि अगर बैकअप नहीं है तो जो डेटा लॉस की बात इसने कही कि वो है। साइबर सिक्योरिटी का डर है। दूसरी बात की क्वालिटी एंड कंट्रोल का भी डर रहता है पेरोल में। प्लस यू नीड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेटअप पेरोल। आज भी जो एवरेज टाइप की कंपनीज हैं वो पेरोल सॉफ्टवेयर सब यूज करने जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए तुमको, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मशीन। आपको उतना डेटा इक्विपमेंट चाहिए होगा ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल स्टैब्लिश करने के लिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? Huge और investment. ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छी बात है। ये सच में ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि पेरोल इज एन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। इट्स एन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। देखिए, हम लोग ये कहते हैं ना कि ये समझ पाना देखो थोड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी गरीबी है, इतने गरीबी तो नीचे वर्कर्स की बात की, और इतने अनएम्प्लॉयमेंट है कि भाई ऐसा हो सकता है क्या कि कंपनी कुछ स्किल ढूंढे और उसको ना मिले? पर ऐसा होता है। इसीलिए अपना स्किल का पूल कंपनीज तैयार करके रखती है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वगैरह होते हैं उसमें अगर इमीडिएटली कंपनी किसी को ढूंढेगी कि भाई हम 15 दिन में हायर कर लें किसी को, तो ये संभव नहीं होता है। दे नीड, जैसे सैप कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इन लोगों की बहुत डिमांड होती है और स्कैर्सिटी भी वैसी ही होती है। उसी तरीके से इस तरीके का जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं लोग, जो जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनका स्किल भी इज अ रेरिटी। समझ में आई बात? उनका भी स्किल रेरिटी होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप चाहेंगे और तुरंत मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, समझ ma'am. में आया प्रिया? समझ में आया प्रिया? यस मैम, आ गया। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में फिर हम तुम लोग को एक क्लास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ले लेंगे। यस मैम। ठीक है? ठीक है, 1 मिनट लॉग आउट नहीं करना। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, फाइन, चलो, थैंक यू। Thank you, ma'am.